साथियों नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार होता है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म। विश्व व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये मुक्त व्यापार से तात्पर्य होता है। ना तो आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध और ना तो निर्यात पर। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। डंकल ड्राफ्ट था। तो डंकल ड्राफ्ट क्या था? उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित था डंकल ड्राफ्ट। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और ना ही हानि हो रही हो। तो कौन सी स्थिति कहलाएगी? ब्रेक इवन। निर्यात मूलक इकाइयाँ वे फर्म होती हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं। तो निर्यात मूलक इकाइयाँ वे फर्म होती हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं। ECGC संबंधित है। तो ECGC किससे संबंधित है? निर्यात संवर्धन से। ECGC फुल फॉर्म। तो ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्रेडिट। यह जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करती है। तो ये क्या है? ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्रेडिट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश ट्रेड पॉइंट हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू यानी ट्रिप्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये सब किससे संबंधित हैं? डंकल प्रस्ताव से। ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिप्स ट्रिप्स।
तो ट्रिप्स क्या है? यदि हम ट्रिप्स को देखें तो यह विश्व व्यापार संगठन, पहले इसका फुल फॉर्म देख लें, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। और 1994 के 8वें चक्र, यानी जो उस समय गैट था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, तो उरुग्वे चक्र में के अंत में इसे तय किया गया और यह विश्व व्यापार संगठन के समय किए गए कई समझौतों में से एक है। और ट्रिप्स 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है। पहला देखें तो प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार, कॉपीराइट एवं रिलेटेड राइट्स, यानी कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। ट्रेडमार्क, भौगोलिक उपदर्शन यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो जीआई टैग जिसको हम कहते हैं। औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन यानी लेआउट डिजाइन। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सातवां देखें तो अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या ट्रेड सीक्रेट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। तो ये 7 प्रकार के बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की ट्रिप्स ने चर्चा की है। ट्रिम्स क्या है इन हिंदी? ट्रिम्स क्या है? यदि हम ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म देख लें, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स। तो ट्रिम्स केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपाय पर लागू होते हैं। यह एक क्षीण समझौता है। यह विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था करता है जो स्वतंत्र व्यापार में बाधा बनती है, उत्पादन की शर्तों को प्रभावित करती है तथा लागत और कीमतों को प्रभावित करती है। और ट्रिम्स समझौते के उद्देश्यों को यदि हम देखें तो ट्रिम्स का उद्देश्य विश्व व्यापार का विस्तार और प्रगतिशील उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निवेश की सुविधा को आसान बनाना, ताकि सभी व्यापारिक भागीदारों, विशेष रूप से विकासशील देश के सदस्यों के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके और मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करना शामिल है। और अनिवार्य शर्त को देखें ट्रिम्स के, तो पहला, विदेशी निवेशकों को राष्ट्रीय व्यवहार तथा सभी सुविधा देना जो घरेलू निवेशकों को उपलब्ध है। दूसरा, बाहरी निवेशकों को मेजबान देशों के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए विवश न करना। तीसरा, विदेशी निवेश को सभी सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि वैश्विक उत्पादन और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो तथा उससे सदस्य देशों के भुगतान के संतुलन को राहत मिले। 5 वर्ष की अवधि में वह सभी ट्रिम्स लागू करना। तो ये रहा हमारा ट्रिम्स, जिसके ट्रिप्स और ट्रिम्स, तो ये जो है संबंधित हैं डंकल प्रस्ताव से। डंकल प्रस्ताव।
नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा व मूल्य दोनों में बढ़ा है। नियोजन काल में, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा। केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा भारत के नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल रहा? तो 1972-73 और 1976-77। विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है। योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा? तो 2 बार जो है भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? तो यह जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। योजना अवधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? तो 1996 ईस्वी में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? तो रत्न एवं आभूषण। हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इंग्लैंड को। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो रत्न एवं आभूषणों के। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो जूट, तंबाकू, चाय, कॉफी। तो चाय। भारत के निर्यात की वस्तु है, तो भारत के निर्यात की वस्तु क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ, औषधियाँ, चाय, उर्वरक। तो इसमें सबसे ज़्यादा चाय। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया? तो टेक्सटाइल। 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। वर्तमान में यह लगभग 2% है। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? तो रसायन एवं रासायनिक सामान, अबरक, औषधियाँ, लौह धातु। इसमें अब्रक होना चाहिए था। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं तो पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म।
तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम उत्पादक के जो 13 देश हैं, जिसमें 2018 में कतर बाहर निकल गया, तो यह जो है 13 देशों का संगठन है, जिससे जो है भारत तेलों का आयात करता है, जिसमें जो है सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो। तो ये जो है, और इसका मुख्यालय यदि देखें तो वियना, ऑस्ट्रिया में, और आधिकारिक भाषा इसकी जो है अंग्रेजी है। तो ये रहे 13 देश। फिर से एक बार देख लें। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, भूमध्य यानी गिनी, भूमध्य रेखीय गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आयात की एक वस्तु है? तो अभियांत्रिकी वस्तु। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो दाहेज में। दाहेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित है? तो दाहेज में। दाहेज कहाँ है? गुजरात। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आयात होता है? तो ओपेक। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है। भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश तो रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो इन सभी में चीन, क्योंकि चीन से हम अधिक निर्यात करते हैं, जिस पर हम धीरे धीरे जो है हमें काम करना है, और चीन की वस्तुओं को, चीन से बनी हुई वस्तुओं से किनारा करना है और बायकॉट चयन करना है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई? तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना चीन के तर्ज पर की गई। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतरों को क्या कहते हैं? व्यापार शेष। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम में नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? विप्रो। कौन सा संगठन, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ईसीजीसी। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीक आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटडेक निम्नलिखित में से किसकी योजना है? तो G15 जो देश हैं, सिटडेक उन्हीं की योजना है। G15 कंट्री।
तो यदि हम G15 को देखें तो G15 एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 17 विकासशील देशों का एक समूह है जो सहयोग को बढ़ावा देगा, और विश्व व्यापार संगठन और 7 समूह औद्योगिक देशों के समूह जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। वर्तमान संरचना देखें तो G15 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, जमैका, केन्या, नाइजीरिया, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो ये हमारे रहे 15 कंट्री। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त किया गया? तो 1 अप्रैल 2001 से। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया? सूरत। नए गैट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था यानी मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? तो 10। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है? तो यह द्योतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह प्रादेशिक व्यापार है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है तो निर्यात का विविधीकरण। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण ये उपरोक्त सभी भुगतान संतुलन में निहित हैं। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? 2003। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है तो फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो अभ्रक। फेमा। फेमा कब प्रभावी हुआ? फेमा कब प्रभावी हुआ?
तो यदि हम फेमा को देखें तो फेमा जो है ये हमारा प्रभावी हो गया था 2000 में ही प्रभावी हो गया था। वो भी किस डेट को? 1 जून 2000, 1 जून 2000 से यह जो है प्रभावी हो गया था। और मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन यानी पूंजी और चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और यह कब आया? 1999 में। फेमा के जो मोटे तौर पर उद्देश्य जो थे ये थे कि विदेशी व्यापार तथा भुगतान को जो सुकर बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। चूँकि इसमें क्या था कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालय तथा अभिकरणों पर प्रयोज्य है। फेमा का आविर्भाव एक निवेश अनुकूल विधान के रूप में हुआ जो इस अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है और इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान ही शामिल है। तथापि इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है यदि वह नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड अदा न करे, किंतु ऐसे भी कारण बताओ नोटिस तथा व्यक्तिगत सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात ही किया जाता है। फेमा में फेरा के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए एक द्विपक्षीय समाप्ति खंड की व्यवस्था भी की गई है जिसे एक कठोर कानून से दूसरे उद्योग अनुकूल विधान की ओर संचलन करने की प्रदान की संक्रमण अवधि माना जा सकता है। तो यह रहा जो है हमारा फेमा के बारे में। चूँकि यह प्रभावी 1 जून 2000 से प्रभावी हो गया तो हमारा सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय व्यापार। ट्रिम्स का सही विस्तार यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात निर्यात से। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? WTO के द्वारा। विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन जो भुगतान संबंधित है वो भुगतान संतुलन से। तो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। तो साथियों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारत के निर्यात संबंधी पहलुओं से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।